تو इसका केस FIA में भी गया, इसको पता चला कि इसने बंदों के साथ इस तरह फ्रॉड किया, पाकिस्तान में उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब वहाँ पे ये बंदा एक लोकल बंदे के साथ मिलकर कारोबार कर रहा था। अब लोकल बंदे से मुराद मेरी आप समझ गए होंगे, लेकिन इसने उस बंदे को भी धोखा दिया। किस चीज़ का धोखा दिया कि उसके जो सिग्नेचर थे ना, उनकी हूबहू कॉपी बनवा के उसके नाम से जाके चेक कैश करवाए। अब वो जो लोकल था ना, वो अच्छी खासी पहुंच वाला बंदा था, उसके एक खबरी ने बैंक के अंदर जो बैठा था, उसने कॉल की कि इस तरह इतने 1000 दिरहम का चेक जो है वो आया हुआ है, तो वो आपने भेजा है? उसने बोला नहीं मैंने तो नहीं भेजा। जब उस लोकल बंदे ने जांच पड़ताल करवाई ना, तो उसको तो पता चला कि यार ये बंदा मेरे साथ भी गेम कर रहा है। उस बंदे ने उसको उस उस कंट्री यानी कि दुबई से भी ब्लैक लिस्ट करवा दिया। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ, जो इन बंदों ने दूसरे बंदों के नाम के ऊपर कर्जे लिए हुए थे ना, यानी कि उनकी आईडियों के ऊपर कर्जे लिए हुए थे, उनका उन बंदों को भी नहीं पता कि जिनके नाम पे इन्होंने कर्जे लिए हुए। क्योंकि जो बंदा वहाँ पे जाता है ना, आपको पता है कि उसका पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं कि यार हमने तेरा काम करवाना है, अपना पासपोर्ट दे दे, हम तेरी आईडी बनवाएंगे। इन्होंने लोगों की आईडियाँ बनवाई, उस पर 12-15 हज़ार जो है ना दिरहम खर्चा किया, उसका वीज़ा लगवाया, उसके नाम पे अब कर्जा निकलवाया। कर्जा अच्छा खासा मिला इनको, एक बंदे के नाम पे 30-40 लाख रुपया कर्जा मिला। एक तो उनसे पाकिस्तान से उनको तलबात कंपनी में जॉब दिलवाने के पैसे लेके कहा गए, दूसरे नंबर पे उनके नाम पे लिए कर्जे लेने के बाद उनको बोला कि आप लोग जा सकते हो, हम आपका कोई काम नहीं करवाएंगे। मुझे तो यहाँ पे इन्होंने ब्लैक लिस्ट करार दे दिया हुआ है। अब लोग वो जहाँ पे एक रूम के अंदर 1 महीना रहे, कुछ दिन ऊपर हुए, वहाँ के मालिक आए, उन्होंने पूछा किराया, तो उन्होंने बोला कि मालिक देगा। तो उन्होंने पूछा कि वो किधर है, वो उसका तो कोई पता नहीं। उन्होंने बोला कि हमारा घर खाली करो। लोगों को उन्होंने उधर से भगा दिया। वो लोग अब वो एक मिसाल है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हिसाब उनके साथ हुआ कि वो अब ना वहाँ पे किसी के पास रह सकते, क्योंकि बाहर के हालात आपको पता है, कोई बंदा किसी को किसी अपने पास रखता नहीं है। और अगर रखे भी ना तो एक मुख्तसर अरसे के लिए रखेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि भाई जा मेहरबानी कर, मेरा अपना बहुत ज़्यादा खर्चा है तो मैं तुझे ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर कुछ लोग किसी दोस्त के पास कुछ अरसा रहे, कोई किसी के पास रहा, लेकिन उनको बाद में पाकिस्तान जो है ना वो शिफ्ट कर दिया गया आउट पास के थ्रू। आपको पता होगा कि वहाँ पे जब किसी बंदे का जो विजिट वीज़ा लेके गया हुआ है ना, तो वहाँ पे जब उसकी ओवर स्टे हो जाती है ना, यानी कि 1 महीने का अगर किसी ने वीज़ा लिया हुआ है ना, तो वो वहाँ पे 1 महीना 10 दिन 20 दिन 2 महीने 4 महीने रह जाता है, तो उसके ऊपर जो है ना वो पर डे के हिसाब से जुर्माना होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो फिर वापस उन्होंने आना होता है ना, तो वो आउट पास लेके आते हैं, तो उसके थ्रू जुर्माना माफ़ हो जाता है, लेकिन उस पर 1 साल 5 साल या लाइफ टाइम का बैन लग जाता है। वो कुछ ना कुछ ज़रूर लगाते हैं। अब जिन बंदों ने कर्जे लिए हुए थे ना, क्योंकि उनको तो पता नहीं था हमारे नाम पे कर्जे लिए गए हुए हैं, उनको उन्होंने लाइफ टाइम का बैन भी लगा दिया। उनको 3 नुकसान हुए। पहला नुकसान कि उन्होंने जो पाकिस्तान से उस बंदे को पैसे पे किए वो हो गए। दूसरा नुकसान, वहाँ पे उनके नाम पे कर्जे लिए गए, उनको खबर तक नहीं है। तीसरा नुकसान कि अब वो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी दुबई नहीं जा सकते, चाहे वो जितना मर्जी पैसा पे कर दें। ये गेम हो गई उनकी। अब यहाँ पे जो गेम आती है ना दुबई वालों की और दुबई के पीछे इसराइल वालों की, वो गेम आपको बता तो वो गेम क्या है। दुबई आपको पता है इसराइल को तस्लीम कर चुका हुआ है। उसके बाद मैं अभी भी लफ्ज़ काश कहता हूँ कि वो वीडियो कभी मेरे हाथ लग जाती ना, क्योंकि वो वीडियो कह लें कि बिल्कुल ऐसे जेब से हो के गई है। किस तरह गई है वीडियो, किस चीज़ की थी? 9 कंटेनर, बड़े कंटेनर पैसे के इसराइल से दुबई में आए हैं। अब इस पैसे से दुबई के बैंक्स जो है वो करते हैं कर्जा जारी। ये बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा, इसका सबूत आपने देखना हुआ ना, तो मैं एक जो है वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। दूसरे नंबर पे दुबई की एक वेबसाइट है खलीज टाइम्स, आप उस पे भी जाके देख सकते हैं कि ये जो बैंक कर्जे दे रहे हैं ना दुबई के,
इन्होंने 3 महीने के अंदर कितने बिलियन डॉलर इन कर्जों की मद में कमाया। वो कमाया कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। दुबई इसराइल के भेजे हुए ब्लैक मनी से देता है कर्जे देने के बाद वो आपको खुद बोलते हैं कि लेके भाग जाओ, आपको कोई बंदा पूछेगा भी नहीं, लेकिन इसके बदले में हम आपके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लगा देंगे कि आप हमारे मुल्क के अंदर दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। ये सेम उसी तरह है जिस तरह दुबई के अंदर एक नेटवर्क की सर्विस चलती, वो सिम सर्विस है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर जैज़ है, टेलीनार है, यूफोन है, इस तरह की सिम की सर्विस है ना, तो दुबई में भी वो एक सर्विस है। आप उस सर्विस के थ्रू 2 मोबाइल फ़ोन कोई से भी जो आपको पसंद हो वो आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर निकलवा सकते हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा गया, उसने वो सर्विस ली, यानी कि उस सिम की सर्विस ली, उसके थ्रू उसने 2 मोबाइल फ़ोन निकलवाए। तो वो बंदे क्या करते हैं, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन निकलवाएंगे, उसके बाद उस सिम को मोबाइल के अंदर से निकालेंगे, तोड़ के फेंक देंगे। उस सर्विस की ये पॉलिसी है कि आप अगर उनसे मोबाइल फ़ोन लेते हो ना, तो आपको उनकी सिम तब तक कम अज़ कम यूज़ करनी पड़ेगी जब तक आप पूरी किस्तें, इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो उनको वापस नहीं कर देते। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो सिम लेते हैं, उसके थ्रू मोबाइल्स निकलवाते हैं, सिम तोड़ के फेंक देते हैं। उसके बाद वो तो अपनी रकम जो है वो क्लेम कर लेते हैं, जिस बैंक के थ्रू उन्होंने इंश्योरेंस करवाई होती है, तो उससे क्लेम कर लेते हैं कि इस तरह बंदा आया, हमसे किस्तों पे जो है उसने चीज़ ली है, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ली है, वो लेके भाग गया है, उसने हमारी सर्विस भी छोड़ दी है, तो लिहाजा हमें इस चीज़ का क्लेम दे दे। क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस का काम बहुत ज़्यादा और बहुत आम है, और बड़ी कंपनियां खास तौर पे इंश्योरेंस रखवाती हैं अपनी। सेम मामला इधर भी है। इसराइल जो अपना काला पैसा दुबई के अंदर भेज रहा है ना, वो आगे से बैंक करते हैं कर्जे जारी। अब जो बैंक कर्जे जारी करते हैं ना, उन्होंने स्टेट बैंक के थ्रू अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है कि लोग हमसे पैसा लेके अगर भागें तो इसकी इंश्योरेंस हम आपसे क्लेम करेंगे, और स्टेट बैंक उनको देता भी है। यहाँ पे बाद में वर्ल्ड स्टेट बैंक की कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बड़ा सोचने वाला है। वो क्या पॉइंट है, कुछ बंदे कर्जा लेके तो भाग जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम दुबई में आए हैं, हमें और कुछ नहीं मिला तो ये कर्जा मिल गया। इसमें बैंकों को, जो दुबई के बैंक है ना, उनको फ़ायदा किस तरह से हो रहा है, 2 तरह से वो फ़ायदा ले रहे हैं। किसी का पाकिस्तानी 30 लाख रुपया कर्जा अगर पास हुआ है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें से बैंक बोलेगा कि इसमें से 50% हम लेंगे, 50% आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पे एक बैंक ने आपको कर्जा दिया 30 लाख रुपए का, उसमें 15 वो रखेगा, 15 आपको देगा। अब जिस नुमाइंदे के थ्रू आप ले रहे हो ना, नुमाइंदे से मुराद बैंक नुमाइंदे की बात नहीं कर रहा, जो बंदा आपका सारा ये प्रोसेस करवा रहा है ना, अगर तो वो आपको कर्जा दे रहा है ना, तो उसमें से 7.5 लाख वो रखेगा, 7.5 लाख आपको दे देगा। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपको पता हो कि आपके नाम पे कर्जा निकल रहा है और ये बंदा मुझे लेके दे रहा है, क्योंकि उसने भी अपनी कुछ ना कुछ फीस के तौर पे जो वो उसे बोलेगा ना, वो उसने रखना ही रखना है। लेकिन यहाँ पे बात अब दूसरी आती है कि बैंक को किस तरह फ़ायदा हो रहा है। उनको उस 15 लाख का भी फ़ायदा हो गया, पीछे वो इसराइल को क्लेम करेंगे कि हमने 30 लाख रुपए का कर्जा दिया है। इसराइल को इसमें क्या फ़ायदा वो भी आपको बताता हूँ। ये इन्होंने पैसा लिया, पैसा आधा अपने पास रखा, आधा बंदे को दे दिया। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड बैंक से अपनी इंश्योरेंस करवा ली क्लेम कि जी हमें इस चीज़ में जो है वो नुकसान हुआ है, बंदा पैसा लेके भाग गया, आप हमें पैसा दे दें, हमारी इंश्योरेंस का क्लेम दे दें। उनको उधर से भी पैसा मिल जाएगा, उनको उस चीज़ का भी फ़ायदा हो गया। अब मेन पॉइंट जो यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ ना, वो ये पॉइंट है कि लोग कर्जा लेके अभी तो फ़िलहाल भाग रहे हैं कि जी हम और कुछ नहीं तो हम इनका, वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, वो बात है कि और कुछ नहीं मिला तो कम अज़ कम अपना नुकसान इस तरीके से पूरा कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये सोचने वाला है कि चलो अभी तो आपको लोग कुछ भी नहीं कह रहे,
لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو انشورنس ان بینکوں نے، دبئی کے بینکوں نے اسٹیٹ بینک سے کروائی ہوئی ہے، تو جب وہ بولے کہ آپ سے جو بندہ قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے، آپ اس کی ہمیں کم از کم ڈیٹیل دیں کہ وہ بندہ کون ہے، کدھر کا رہنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی 2 4 5 لاکھ کی بات ہو نا، تو یہ تو وہ بات وہی ہوگی نا کہ سمندر کے اندر سے ایک بالٹی پانی نکال لینے والے کی، تو ان کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن بات جہاں پہ بلین ڈالرز میں آ رہی ہے نا، تو وہ میرے خیال سے معاملہ انٹرپول تک بھی جائے گا۔ انٹرپول آپ سب کو پتہ ہوگا کہ انٹرنیشنل پولیس ہے، جب معاملہ اس تک جائے گا تو وہ تو گھر گھر سے آ کے بندے اٹھائے گی۔ تو ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اگر آپ میں سے یا آپ کو کوئی عزیز اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے نا، کیونکہ یہ بہت سارے بندے اب یہی کر رہے ہیں، پاکستان سے ویزا لگوایا، باہر کے ملک میں گئے، وہاں سے یہ پیسہ کلیم کیا، واپس آ گئے، 1.5 2 مہینے کا پروسیس جو بھی ہوتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ پیسہ حرام کا ہے، نمبر 2 آپ یہ دیکھو کہ آپ کس ملک کا پیسہ وائٹ کرنے میں ان کو مدد دے رہے ہو، جو بالکل ہمارے لیے ایک ناپاک بھیڑیا صفت ملک ہے۔ نمبر 3 آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ نمبر 4 ابھی آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اگر یہ معاملہ انٹرپول کے اندر گیا نا، تو یقین مانے وہ ایک ایک کو گھر سے اٹھا کے لے کے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا پیسہ ریکور کرنا ہے۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہو جو میں نے سمجھانے کی کوشش کیا، کیونکہ میں نے اتنی لمبی ویڈیو یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بنا کے دکھا رہا ہوں، تاکہ شاید کوئی ایک بندہ بھی اس چیز کو سمجھ گیا نا تو وہ کبھی بھی اس پیسے کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ باقی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ